हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। अभी रिसेंटली जो पेटेंट एग्जामिनर का नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। CGPGTM का जो सिलेबस है, दैट सिलेबस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द सिलेबस फॉर केमिकल साइंसेज ऑफ CSIR नेट एग्जाम। उन्होंने डिटो सिलेबस कॉपी किया है CSIR नेट का। अब आप लोग CSIR नेट के लिए या तो प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो ऑलरेडी एक दो बार दे चुके हैं, या तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। सो आप लोग CSIR नेट केमिकल साइंस के सिलेबस के साथ वाकिफ होंगे। यू गाइज मस्ट बी फैमिलियर विद द सिलेबस। सो सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन में नंबर 14, दैट इज टॉपिक नंबर 14, यहाँ पे है डेटा एनालिसिस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टॉपिक पर्टिकुलरली डेटा एनालिसिस आप लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इन तीनों पार्ट में से आप लोगों का ध्यान रहता है पार्ट सी की तरफ। क्योंकि पार्ट सी में अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन राइट करके आ पाए देन आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन अगर आपको JRF चाहिए, अगर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए, देन यू डोंट हैव एनी लग्जरी टू ओमिट एनी टॉपिक। आपको कोई टॉपिक इग्नोर करना नहीं चाहिए अगर आपको JRF चाहिए तो। क्योंकि डेटा एनालिसिस टॉपिक से पार्ट बी में एक 2 नंबर का क्वेश्चन और पार्ट सी में एक 4 नंबर्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सो टोटल वेटेज ऑफ मार्क्स इज 6। और सेकेंड रीजन क्या है आपको इस टॉपिक के ऊपर ध्यान देने के लिए? सेकेंड रीजन इज दिस सिलेबस। ये GSI दैट इज कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन मेंस का जो सिलेबस है केमिस्ट्री के लिए, उसका एक छोटा सा पोर्शन, एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ पे लिया है, विच इज एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो दिस इज अनदर रीजन कि क्यों आपको ये डेटा एनालिसिस पार्ट के ऊपर और ध्यान देना चाहिए और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब CGPGTM दैट इज पेटेंट एग्जामिनर और CSIR नेट में डिफरेंस क्या होगा कि CGPGTM आपका मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना पड़ेगा, जबकि नेट में आपको MCQ फेस करना पड़ता है। सो डेटा एनालिसिस पार्ट पढ़ाने के वक्त मैं आपको कंसेप्ट बताने के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव वे में लिखते भी जाऊंगा और आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन उसके पहले मीन क्या है, मीडियन क्या है और मोड क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मीन वैल्यू। इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट, एवरेज वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट। डेटा सेट मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको जितना मिला है डेटा, उन सब डेटा को एक साथ डेटा सेट बोलते हैं। सो द डेटा सेट obtained from repeating the same experiment। एक ही एक्सपेरिमेंट को आप जब बार बार रिपीट करोगे तभी आपके पास मोर देन वन डेटा आएगा। मोर देन वन टाइम, मोर देन वन टाइम, इसको हम बोलेंगे मीन वैल्यू। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज को हम क्या बोलते हैं? एवरेज को हम एरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, एरिथमेटिक मीन। अब एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम इसको? एक्सप्रेस करने के लिए मान लीजिए बहुत सारा डेटा है, x1, x2, x3, xn तक डेटा है। टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना हो गया? n हो गया। तो अगर हमें एवरेज चाहिए या मीन वैल्यू चाहिए, देन हम x बार लिखेंगे, ये हो गया हमारा मीन। मीन को हम x बार ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ऊपर क्या रहेगा? समेशन ऑफ xi। i क्या है? i इज फ्रॉम 1 to n। i 1 से लेके n तक है, क्योंकि हमारा x1 से लेके xn तक डेटा पॉइंट्स है। और नीचे क्या होगा? नीचे टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जो कि है n। सो ऐसे हम मीन को एक्सप्रेस करते हैं। अब आप एक क्रूड एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 10, 9, या आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, उसका रिजल्ट ये निकला है। आपने 6 बार एक्सपेरिमेंट किया है, आप मान लीजिए सेम एक्सपेरिमेंट को, देन वी हैव ऑब्टेन्ड दिस 6 डेटा पॉइंट्स, 9, 10.5, 9.3, 9.5 और फिर से 10.5। सो टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना हो गया हमारे पास? 6 हो गया। तो इसका मीन क्या होगा? द मीन विल बी इन सब का सम डिवाइडेड बाई 6। ये आप करोगे तो आपका आएगा 9.8। ठीक है, आप ये डेटा सेट को लिख लीजिए, क्योंकि इसी डेटा सेट से, सेम डेटा सेट से हम आगे मीडियन और मोड को भी कंसीडर करेंगे। सो मीन के बाद क्या आता है? मीन के बाद मीडियन।
अब मीडियन क्या है? x1, x2, x3, x4, x5। तो मीडियन है कि आपको पहले इन 5 डेटा को या तो फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, या तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इनमें से कोई एक ऑर्डर में आपको इसको सजा के लिखना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि x1, x2, x3, x4 एंड x5 ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, या तो फिर इंक्रीजिंग या तो फिर डिक्रीजिंग। तो ऐसे अरेंज करने के बाद, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो बिल्कुल बीच का वैल्यू होगा, यहाँ पे क्या है? x3, क्योंकि यहाँ पे x1, x2 2 डेटा पॉइंट्स है और इसके बाद भी x4, x5 2 डेटा पॉइंट्स है। तो ये हो गया बीच का वैल्यू और इस बीच के वैल्यू को हम बोलेंगे मीडियन। सो फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा सेट मीडियन क्या हुआ? x3। लेकिन अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ डेटा, यहाँ पे कितना डेटा पॉइंट था? 5 डेटा पॉइंट था। अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ डेटा ना होके मान लीजिए एक 6 और एक डेटा पॉइंट है, आपके पास इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है। सो इन दैट केस हम मीडियन को कैसे निकालेंगे? इन दैट केस आपको बीच का 2 डेटा पॉइंट उठाना है, दैट इज मिडिल टू डेटा पॉइंट्स। अगर x1, x2, x3, x4, x5 और x6 इस 6 डेटा को आप कंसीडर करोगे तो बीच का कौन सा डेटा पॉइंट आएगा? बीच का 2 डेटा पॉइंट आएगा, x3 एंड x4। सो इन दैट केस हमारा मीडियन क्या होगा? x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2। ये होगा हमारा डेटा पॉइंट मीडियन फॉर इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। अब हम मीडियन का ऑफिशियल डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि आपको डेफिनेशन या डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा। सो मीडियन इज द मिडिल रिजल्ट, मीडियन इज द मिडिल रिजल्ट व्हेन रेप्लिकेट, रेप्लिकेट मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को जब आप रिपीट कर रहे हो, व्हेन रेप्लिकेट डेटा आर अरेंज्ड, कैसे? in either increasing order or in decreasing order, in either increasing order or in decreasing order, decreasing। और उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन कि अगर डेटा पॉइंट्स ऑड हो, इफ द डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ odd number of data, odd number of data, then median is the middle one, median is the middle one। बट अगर आपका डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ डेटा हो, बट यहाँ पे एक इफ होगा, बट इफ द डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ डेटा, इवन नंबर ऑफ डेटा, देन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देन द मीडियन विल बी, मीडियन तब क्या होगा? देन द मीडियन विल बी मीन और एवरेज, मीन ऑफ द मिडिल टू डेटाज, मीन ऑफ द मिडिल टू डेटा। सो ये हो गया आपका ऑफिशियल डेफिनेशन मीडियन का। अब हमारे पास एक डेटा सेट था ऑलरेडी, डेटा सेट को और एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। ये था डेटा सेट 10, 9, 10.5, 9.3, 9.5, 10.5। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, 10, फिर 9, 10.5, 9.3, 9.5 एंड 10.5। तो यहाँ पे मीडियन क्या होगा? मीडियन विल बी जो बीच का 2 डेटा है, दैट इज ये जो 2 डेटा है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर डेटा है, 6 डेटा है, सो हमें बीच का 2 डेटा लेना पड़ेगा और उनका एवरेज निकलना पड़ेगा, दैट इज 9.3 प्लस 10.5 बाई 2। ये आपका आना चाहिए मीडियन 9.9। ये हो गया मीडियन। अब नेक्स्ट क्या है? अब अगर आपको मोड जानना है, मोड क्या है, व्हाट इज मोड? मोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है इसका। सबसे आसान एक तरीका क्या है मोड निकालने का? सबसे आसान तरीका है, अगर आपके पास मीन और मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है, देन मोड कैन बी कैलकुलेटेड एज मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिए या तो लिख दीजिए इस फॉर्मूला को। लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मोड का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, द डेफिनेशन ऑफ मोड इज दैट इट्स अ मेजर ऑफ, इट्स अ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी,
टेंडेंसी ऑफ द डेटा सेट में जितने भी नंबर ऑफ डेटा है वो सेंटर के तरफ, मतलब बिल्कुल जो सेंटर है उन सबका मीन है, सेंटर के तरफ कितना उनका इंक्लाइनेशन है, झुकाव है, दैट इज अ डेटा सेट। इसीलिए ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है इसका। और इसको नॉर्मली हम कैसे जज करते हैं? इट इज फाउंड बाय आइडेंटिफाइंग, ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाइंग द मोस्ट frequent data item from the set। इस लाइन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि अगर आपके पास, आपने कोई एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है 7-8 बार, तो आपके पास बहुत सारा ऐसा डेटा आया होगा 1 2 3 4 4 5 6 4 9 4 ऐसे। यहाँ पे आपको देखना है एज पर द डेफिनेशन ऑफ मोड कि कौन सा डेटा आइटम, विच डेटा आइटम हैज ऑकर्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली। सबसे फ्रिक्वेंटली कौन सा रिजल्ट हमारे पास आया है? 4। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, बाकी किसी का इतना रिपीटेशन नहीं है। तो सबसे ज्यादा रिपीटेशन जिसका है, सबसे फ्रिक्वेंट जो डेटा पॉइंट या डेटा आइटम है, दैट इज कॉल्ड मोड। सो पर्टिकुलरली फॉर दिस डेटा सेट मोड क्या होगा? मोड होगा 4। और इस डेफिनेशन के साथ हमारा जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन मैच नहीं करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जैसे हम जिस डेटा सेट को लेके काम कर रहे हैं, फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा सेट, अगर आपको मोड पूछा जाए तो मोड कितना होगा? आपके पास मीन नहीं है, आपके पास मीडियन नहीं है, आपको डायरेक्टली मोड पूछा गया है, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे यहाँ पे कोई रिपीटेड डेटा है या नहीं है। रिपीटेड डेटा है, ये जो पर्टिकुलर डेटा है 10.5, यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे भी एक बार है, 2 बार है रिपीटेशन 10.5 का। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंटली ये 10.5 डेटा आइटम हमारे पास ऑकर हुआ है। सो मोड होगा यहाँ पे 10.5, मोड इतना होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये डेटा सेट प्रोवाइड नहीं किया जाता, ये डेटा सेट प्रोवाइड ना करके बस आपको 2 वैल्यू दिया जाता है, एक है कि मीडियन वैल्यू 9.9 और मीन वैल्यू, इसका मीन वैल्यू कितना निकला था? मीन वैल्यू निकला था 9.8, यहाँ पे 9.8। सो मीडियन वैल्यू अगर 9.9 है और मीन वैल्यू अगर 9.8 है, तब मोड कैसे आप निकालोगे? देन मोड विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन वैल्यू दैट इज 9.9 माइनस 2 इंटू मोड वैल्यू मीन वैल्यू दैट इज 9.8 एंड इट विल कम 10.1। सो मोड कितना हुआ? मोड हुआ 10.1, जबकि आपको डेटा सेट से मोड कितना मिला था? मोड मिला था 10.5। सो डिफरेंस हुआ। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपके पास अगर डेटा सेट प्रोवाइडेड है, सो डेटा सेट से आप डायरेक्ट देखो कौन सा आइटम ज्यादा बार ऑकर किया है। और अगर आपके पास ऐसा कोई आइटम नहीं है, मान लीजिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, डेटा पॉइंट नहीं है जो एक से ज्यादा बार ऑकर हुआ है उस डेटा सेट में, तो आपके पास मोड कितना रहेगा? नो मोड। तब आप इस इक्वेशन में आ जाओगे, इस इक्वेशन को फॉलो करोगे। या तो फिर दूसरा चीज, आपके पास कोई डेटा सेट दिया नहीं हुआ है, कोई भी डेटा सेट आपके पास प्रोवाइड नहीं किया गया है, आपके पास सिर्फ मीडियन और मीन वैल्यू है, तो भी आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे। तो ये हो गया आपका मीन मीडियन मोड। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिसिशन एंड फ्रीक्वेंसी। हम धीरे धीरे आएंगे, हम धीरे धीरे एब्सोल्यूट एरर पे आएंगे, उसके बाद रिलेटिव एरर, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन एंड आखिर में कोवेरिएंस और लीनियर रिग्रेशन। फिलहाल प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं। प्रिसिशन और एक्यूरेसी क्या है? देखिए, प्रिसिशन और एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्योंकि प्रिसिशन का जो दूसरा नाम है वो हमें पता नहीं है। प्रिसिशन का दूसरा नाम है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। आप प्रिसिशन के जगह अभी से रिप्रोड्यूसिबिलिटी ये याद रखना चालू कीजिए, बाकी काम आसान हो जाएगा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी नाम के अंदर ही है कि अगर कोई डेटा, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट अगर आपने फर्स्ट टाइम किया है और आपका आया है मान लीजिए 5 ppm इतना डेटा पॉइंट आपका आया है कोई एक एक्सपेरिमेंट में, तो आप सेकेंड टाइम उसको करो और देखो कि उसी सेम रिजल्ट को 5 ppm को आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर सेकेंड टाइम आपका आता है 4.98 ppm, मतलब अच्छा है, आपका प्रिसिशन अच्छा है। थर्ड टाइम आपने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, आपका आ गया 1 ppm, मतलब क्या हुआ? आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी या प्रिसिशन खराब है, सही नहीं है। फोर्थ टाइम आपने फिर से किया, आपका आया 5.1, अच्छा है प्रिसिशन।
मतलब आप एक ही डेटा को बार बार जितने बार भी एक्सपेरिमेंट करोगे उसी डेटा को रिप्रोड्यूस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, दैट इज कॉल्ड रिप्रोड्यूसिबिलिटी और इन फैंसी वर्ड प्रिसिशन। और एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी है कि आपके पास ट्रू वैल्यू क्या है। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब आपका एक टारगेट पैरामीटर है, जैसे कि यहाँ पे ये जो 5 ppm है, फॉर एग्जांपल हम किसी सैंपल में एफी कितना है, एफी बहुत कम मेजर में है और एफी कितना है उसको हमें मेजर करना है। सैंपल जिस बल्क पैकेट से आया है उस बल्क पैकेट में ऑलरेडी ये मेंशन्ड है कि एफी कितना ppm है, हाउ मच ppm एफी इज एक्चुअली प्रेजेंट, दैट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ एफी, इट इज ऑलरेडी नोन, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट करके निकालना है। सो अगर ट्रू वैल्यू एफी का है 10 ppm, एफी का ट्रू वैल्यू अगर 10 ppm है, तो ये जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं 5 ppm, 4.98, 1, 5.1, ये कोई भी एक्यूरेट नहीं है, मतलब ट्रू वैल्यू के आसपास भी नहीं है कोई भी डेटा। मतलब एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी खराब है। लेकिन अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा ऐसा है कि हमें 9.2 मिल गया, फिर एक बार 10.02 मिल गया, देन 9.98 मिल गया, अगर हमारा ट्रू वैल्यू के आसपास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आता है, ट्रू वैल्यू के बिल्कुल करीब, देन हम कहेंगे कि एक्यूरेसी इज वेरी गुड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। इसको मैं और डिस्क्राइब करूंगा, बस आप ये ध्यान रखना कि प्रिसिशन को आप प्रिसिशन के तौर पे मत याद रखना, आप रिप्रोड्यूसिबिलिटी इस तौर पे इस वर्ड से आप याद रखना। प्रिसिशन इज नथिंग बट रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और एक्यूरेसी क्या है कि ट्रू वैल्यू का कितना एक्यूरेट या कितना करीब है हमारा जो वैल्यू आ रहा है एक्सपेरिमेंट में, दैट इज एक्यूरेसी। सो डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? आपको तो डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। सो प्रिसिशन का डेफिनेशन होगा, फॉर प्रिसिशन यू कैन राइट दैट इफ वन मतलब वन स्टूडेंट या वन पर्सन, इफ वन performs an experiment more than one time, ये जितने भी डेटा एनालिसिस है उसके लिए हमें मल्टीपल डेटा आइटम्स या डेटा पॉइंट चाहिए। सो मोर देन वन टाइम हमें एक्सपेरिमेंट रिपीट करना ही पड़ेगा, मोर देन वन टाइम, देन द क्लोजनेस क्लोजनेस ऑफ ईच डेटा पॉइंट, क्लोजनेस ऑफ ईच डेटा पॉइंट विथ another data point with another data point is known as precision। मतलब एक दूसरे डेटा पॉइंट का कितना करीब है, और इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोड्यूसिबिलिटी, बिकॉज इट शोज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, इट शोज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट द एग्जैक्ट डेटा पॉइंट और रिजल्ट। एग्जैक्ट रिजल्ट को हम कितने बार रिप्लिकेट कर सकते हैं, ये उसी का एबिलिटी हम जज करते हैं बाय प्रिसिशन। और एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्या होगा? एक्यूरेसी का डेफिनेशन होगा दैट इट इज द मेजर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डेटा, ऑफ द, अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपके पास जो डेटा सेट है, ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डेटा टू द ट्रू, मतलब जितना आना चाहिए, द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट पैरामीटर, जो भी पैरामीटर आप मेजर कर रहे हैं, ऑफ दैट पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अब आपको मैं प्रिसिशन और एक्यूरेसी का एक डायग्राम दिखाता हूं। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपके पास 4 पिक्चर है, मैं इसको 1, 2, 3, 4 ऐसे नाम दे देता हूँ। अब आपको बताना है कि 1 में एक्यूरेसी कैसा है, प्रिसिशन कैसा है, 2 में कैसा है, 3 में कैसा है और 4 में कैसा है। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर खुद से जज कीजिए कि क्या होगा, उसके बाद वीडियो को अनपॉज करके सुनिए कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन कौन से फिगर में क्या है। सबसे पहले हम सभी फिगर में 2 पैरामीटर को लिख देते हैं नाम। एक हो गया प्रिसिशन, दूसरा हो गया एक्यूरेसी। यहाँ पे भी सेम प्रिसिशन एक्यूरेसी, यहाँ पे भी प्रिसिशन एक्यूरेसी, क्योंकि ये 2 पैरामीटर ही हमें जज करना है। ये जो चारों फिगर्स में सर्कल्स दिया है ना, इसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, इसको बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। और कंसेंट्रिक सर्कल्स का जो सेंटर है बीचों बीच, उसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं बुल्स आई। बुल्स आई का मतलब क्या है? बुल्स आई का मतलब है कि जहां पे आपको हिट करना है, जहां पे एक्चुअली ट्रू वैल्यू छुपा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बुल्स आई। नाउ कंसिडर केस 1। केस 1 में बुल्स आई कौन सा है? बुल्स आई है एकदम बीचों बीच, बुल्स आई।
यहाँ पे आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक भी डेटा पॉइंट यहाँ पे है नहीं, कोई भी डेटा पॉइंट यहाँ पे नहीं है, सब डेटा पॉइंट बाहर की तरफ है। मतलब जो ट्रू वैल्यू है, दिस इज ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के करीब एक भी डेटा पॉइंट नहीं है, तो इसका एक्यूरेसी क्या होगा? एक्यूरेसी होगा बैड एक्यूरेसी, इसका एक्यूरेसी खराब है। अब प्रिसीशन जज करते हैं। प्रिसीशन मतलब मैंने आपको कहा था, प्रिसीशन मत याद रखिएगा, रिप्रोड्यूसिबिलिटी याद रखिएगा कि एक डेटा पॉइंट अगर ये है तो दूसरा डेटा पॉइंट हम उसी के आसपास रिप्रोड्यूस कर पाए या नहीं कर पाए? हाँ, हम कर पाए। सब डेटा पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी या प्रिसीशन इज गुड। नाउ कंसिडर पिक्चर नंबर 2। पिक्चर नंबर 2 में बुलसाई कहाँ पे है? बुलसाई है एकदम बीचों बीच, और वैल्यूज भी एकदम बीचों बीच आया है, मतलब इसका एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू के करीब है, सो इसका एक्यूरेसी इज गुड। एंड व्हाट अबाउट प्रिसीशन? रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी अच्छा है, क्योंकि अगर हम एक डेटा को यहाँ पे जेनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दूसरे बार उसी डेटा को हम आसपास में ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार हम हर बार एक ही जगह पे उस डेटा को रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, सो द प्रिसीशन और रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज ऑल्सो गुड। अब चलते हैं हम केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 पे क्या है? बुलसाई है बीच में, बुलसाई मतलब ट्रू वैल्यू, जिसके आसपास कोई भी वैल्यू नहीं है, बस ये एक डेटा पॉइंट उसके आसपास है, बाकी सब डेटा पॉइंट बहुत दूर दूर है। सो यहाँ पे एक्यूरेसी कितना होगा? एक्यूरेसी होगा बैड एक्यूरेसी। और प्रिसीशन या रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी बहुत खराब है। एक एक डेटा पॉइंट दूसरे बार जब हम जेनरेट करने गए तो अलग ही कुछ डेटा आया हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हर बार हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आया है, मतलब यहाँ का प्रिसीशन भी है रॉन्ग या फिर बैड। नाउ द लास्ट पिक्चर, बुलसाई कहाँ पे है? यहाँ पे बुलसाई एकदम बीचों बीच है, और देखिए एकदम उसके बाजू में हमें एक डेटा पॉइंट मिला है, फिर उसी के बाजू में हमें और एक डेटा पॉइंट मिला है, मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी तो ठीक ठाक है, दैट इज ट्रू वैल्यू के करीब हमें दो तीन डेटा पॉइंट, ये एक डेटा पॉइंट, ये एक डेटा पॉइंट और ये एक डेटा पॉइंट, तीन डेटा पॉइंट हमें ट्रू वैल्यू के करीब मिला है, दैट इज एक्यूरेसी। हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी इज गुड। बट व्हाट अबाउट प्रिसीशन? प्रिसीशन के लिए कहाँ पे प्रिसीशन गुड था? आप एक बार एग्जांपल देख लीजिए। ये पिक्चर नंबर 2 पे प्रिसीशन गुड था, और पिक्चर नंबर 1 पे भी प्रिसीशन गुड था। प्रिसीशन गुड होने के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा पॉइंट्स को बिल्कुल एकदम करीब रहना चाहिए, कुछ इस तरीके से, जो कि यहाँ पे नहीं है। सो प्रिसीशन वी कैन से दैट इज बैड प्रिसीशन। सो आप इन चारों केसों को और एक बार अच्छे से अगर एनालाइज आपने कर लिया, तो आपके पास प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी इन दोनों का कंप्लीट क्लियर कंसेप्शन हो जाएगा। आप खुद से एक बार इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नाउ व्हाई डिड आई टॉक अबाउट प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी? प्रिसीशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हमने अभी तक प्रिसीशन को कोई फॉर्मूला से एक्सप्रेस नहीं किया है, क्योंकि प्रिसीशन को डिस्क्राइब या एक्सप्रेस करने के लिए हम जनरली 3 काइंड्स ऑफ टर्म्स को यूज करते हैं। टू डिस्क्राइब precision, we use 3 types of terms, और वो टर्म क्या है? एक है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा है वेरिएंस, एंड द थर्ड वन इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये वेरिएशन है, ना कि वेरिएंस है। तो प्रिसीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें इन 3 टर्म्स की ज़रूरत है। और व्हाट अबाउट एक्यूरेसी? एक्यूरेसी को भी हमने अभी तक कोई फॉर्मूला से डिस्क्राइब नहीं किया। एक्यूरेसी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, दैट इज एब्सोल्यूट एरर एंड अनदर इज रिलेटिव एरर। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट दिस 5 थिंग्स: एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, then standard deviation, variance, coefficient of variation. So thank you for listening. Thanks and have a nice day.